गुड इवनिंग एवरीवन। एफ और फिनोलॉजी के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 5 स्टेप्स विच विल हेल्प यू टू फेस एनी फाइनेंशियल क्राइसिस। जी हाँ, पिछले साल भी लॉकडाउन की सिचुएशन थी। कोरोना में काफी सारे लोगों की जॉब चली गई, काफी सारे लोगों की सैलरी कम हो गई, काफी सारे लोगों ने अपने बिजनेस में लॉसेस किए। तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन लाइफ में पहले भी आई थी, आगे भी आती रहेगी। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आप आने वाले समय में इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा इमरजेंसी फंड। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज की डेट में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज, पहले क्या था कि इंडियन फैमिलीज ज्वाइंट फैमिलीज में बिलीव करते थे और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था कि 2-3 अर्निंग मेंबर अलग अलग होते थे। तो कोई एक फैमिली मेंबर की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है, उस टाइम पे उसके फादर या उसके ब्रदर उसको फाइनेंशियली हेल्प करते थे। लेकिन आज की सिचुएशन काफी अलग है। पहले ज्वाइंट फैमिली का कल्चर रहता था, आज वो इंडिविजुअल फैमिली में कन्वर्ट हो चुका है। पहले फादर और सन मेजरली साथ में रहते थे, अभी बिकॉज ऑफ मैनी रीजन सन जो है वो आगे जाके एजुकेशन और जॉब के पर्पस की वजह से अलग सिटी में मूव करता है। तो ऐसे सिचुएशन में उस अर्निंग मेंबर का जो फाइनेंशियल बैकअप जो एज अ फैमिली मेंबर पहले रहता था, वो कहीं ना कहीं अभी मिस आउट हो चुका है। तो इसी वजह से इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इमरजेंसी फंड कहाँ पे रख सकते हैं? तो काफी सारे लोग घर पे बहुत सारा कैश रखते हैं। मैं ये एडवाइस और ये बिलीव रखता हूं कि कैश कंपोनेंट ठीक है, एक महीने तक का जो भी खर्चा है वो आप घर पे कैश रखो, देन इट इज ओके। बाकी का जो इमरजेंसी फंड है वो उसके आइडियल कैलकुलेशन है आपकी 6 मंथ की जो अर्निंग है। जो लोग जॉब करते हैं तो 6 महीने की सैलरी जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि किसी की जॉब लॉस हो जाए, किसी को सैलरी कट की जाए या तो फिर नई जॉब मिलने तक जो सर्वाइव करना है, लोन रीपेमेंट करनी है, तो उसकी वजह से इस तरह के इमरजेंसी फंड को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट एफोर्डेबल ऑप्शन इज लिक्विड फंड। म्यूचुअल फंड में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड तरह के भी इन्वेस्टमेंट आते हैं, जहां पे आप कभी भी कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। उसमें कोई एंट्री एग्जिट लोड चार्जेस नहीं होते और जितने भी टाइम तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट रखते हो उसमें आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। उसके अलावा काफी सारे बैंक स्वैप ऑप्शन भी देते हैं, जहां पे आपका बैलेंस एक लेवल से ऊपर चला जाए तो वो एक एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि उसके ऊपर आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 2 ऑप्शन में आप एज ए इमरजेंसी फंड को कंसिडर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम आज की तारीख में सभी लोगों को इंपॉर्टेंस तो पता है, लेकिन मोर देन 80% लोग अभी भी मेडिक्लेम नहीं रखते हैं। तो मेडिक्लेम का कंसेप्ट यही है कि आने वाले टाइम में जो भी आप एडमिट होते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, उसका जो भी 2 पार्ट 10 लाख रुपए का खर्चा आता है वो आपको एट अ टाइम अपने बैंक अकाउंट से या अपनी सेविंग से देना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि हर महीने या हर साल आप 15, 20, 25 हजार का एनुअल प्रीमियम जो मेडिक्लेम का पे करते हो, तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आपके आते हैं वो आपको मेडिक्लेम से आपको रिफंड मिल जाएगा, ताकि आपकी जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में मेडिक्लेम आपको काम आएगा एज अ बैकअप। थर्ड पॉइंट आता है लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, इंडियंस काफी सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह बिलीव करते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट यही है कि जो भी अर्निंग मेंबर है उसकी जो भी अर्निंग का एक बैकअप की तरह देखा जाता है। तो अगर वो अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो आने वाले 15, 20, 25 सालों के लिए उसके फैमिली को, उसके किड्स की एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो एज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज अ रिप्लेसमेंट वैल्यू की तरह देती है। तो एक थंब रूल जो होता है वो यही है कि एनुअल इनकम का 15 टाइम्स आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। जैसे किसी की एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए, तो उनके लिए वो मल्टीप्लीकेशन बैठता है 75 लाख। किसी की इनकम है 10 लाख रुपए, तो उसके लिए मल्टीप्लीकेशन बैठता है 1.5 करोड़ रुपए, ताकि आने वाले टाइम में वी नो अवर डेट ऑफ बर्थ, वी डोंट नो अवर डेट ऑफ डेथ। तो आने वाले टाइम में अगर फाइनेंशियल जो भी अर्निंग मेंबर है उसको कुछ हो जाता है तो
वो जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन को कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट कर देगा। फोर्थ पॉइंट है लोन्स। जी हाँ, एक थंब रूल के हिसाब से आपकी एनुअल इनकम का 40% से ज्यादा आपको होम लोन का EMI नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कोरोना की सिचुएशन में काफी सारे बिजनेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, कहीं पे जॉब में सैलरी कम हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन जैसे काफी सारे लोन्स की लायबिलिटी लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन गलत पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी लोन को भी रिव्यू करना चाहिए। जहां पे आप हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो तो ऐसे लोन को आप रिस्ट्रक्चर करके भी कहीं ना कहीं अपनी EMI कम कर सकते हो। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप अवेयर टू योर फैमिली। जी हाँ, पिछले काफी सालों से मैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट सर्व कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि जो भी डिसीजन मेकर होता है फैमिली में, जो लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड या मेडिक्लेम बाय करता है, उसको सभी चीजों के बारे में पता होता है, वो पूरी चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लेता है। लेकिन उसके एब्सेंस में उसकी फैमिली को ये कोई भी चीजों के बारे में पता नहीं होता है। पहले की सिचुएशन क्या थी कि लोग अलग अलग एजेंट या एडवाइजर या फ्रेंड या तो कोई बैंक एम्प्लॉय से इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करवाते थे, लेकिन बाद में वो एजेंसी छोड़ के चला जाता है या जॉब चेंज कर देता है, तो कहीं ना कहीं जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मैस आउट हो जाता है और इसकी वजह से एक्चुअल कितना इन्वेस्टमेंट या कितना इंश्योरेंस है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती। आज की तारीख में थोड़ा कंसेप्ट अलग है, जो भी चीज है वो मोबाइल ऐप या ईमेल पे आ चुकी है। तो अर्निंग मेंबर को पता है कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, ये मोबाइल ऐप में है, या तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ईमेल में है। लेकिन अगर समथिंग गोज रॉन्ग टू दैट पर्सन तो उनके फैमिली को एक्चुअल में उनके पास कितना इन्वेस्टमेंट है या कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही होती है कि फैमिली के पास जितना भी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस हो तो साल में एटलीस्ट 2 बार उसको फैमिली के साथ, जैसे वाइफ हो या तो बच्चे समझदार हो गए हो, तो उनके साथ डिस्कशन करके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कहाँ से, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर या कौन से फाइनेंशियल एडवाइजर से किए गए हैं, अगर वो डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज किया हुआ है तो उसके यूजर आईडी या उसकी पॉलिसी कॉपी की डिटेल क्या है, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो किसका कांटेक्ट करना है, वो अगर आप बेसिक चीजों के बारे में भी अपने वाइफ या बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे तो ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो दे कैन मैनेज द क्राइसिस बेटर। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स के थ्रू काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए देखते रहिए F फॉर फिनोलॉजी। थैंक यू।